पिछले 51 दिन में रूस ने यूक्रेन के न सिर्फ शहरों को बर्बाद किया है, बल्कि उसने यूक्रेन की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसे इस युद्ध में यूक्रेन के कई हथियार तबाह कर दिए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने अब तक यूक्रेन के 131 लड़ाकू विमान, 104 हेलीकॉप्टर, 245 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, 2000 से ज्यादा टैंक और दूसरी बख्तरबंद लड़ाकू गाड़ियों समेत 248 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम तबाह कर दिए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को भी बर्बाद करने का दावा किया है। इस बीच जंग के 50 दिनों में रूस ने यूक्रेन को तगड़ी चोट पहुंचाने की बात कही। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमला बोला था और उसकी मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा दी थी। रूस के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों ने आसमान से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर बम बरसाए थे। रूस ने यूक्रेन के खार्किव और खिर्सों पर कब्जे का दावा भी किया था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने पलटवार करके उन्हें छुड़ा लेने की बात कही थी। अब युद्ध के 50 दिन बीत जाने के बाद रूस यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुँचने का दावा कर रहा है, जबकि यूक्रेन के कई हिस्सों में रूसी सेना के हमले अभी भी जारी है। अब तो रूस ने यूक्रेन के पूर्व में डोनबास पर हमले के लिए पूरा जोर लगा दिया है। इस बीच उसकी सेना ने एक बयान जारी करके 50 दिनों की जंग में यूक्रेन को हुए नुकसान के बारे में बताया और दावा किया कि उसकी सेना ने अब तक रूस के 131 लड़ाकू विमान और 104 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं, जबकि जंग में अब तक यूक्रेन के 245 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-300 भी ढेर कर दिए हैं। यही नहीं, रूस के मुताबिक जंग के 50 दिनों में उन्होंने यूक्रेन के 2188 टैंक भी ध्वस्त कर दिए, साथ ही 248 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तबाह करने का दावा किया। और रूस के इन दावों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से 50 दिनों के बीच के हालात को दिखाया गया और दावा किया गया कि युद्ध के 50 दिनों में रूसी सेना ने पूरी बर्बरता से यूक्रेन के कई शहरों में रिहायशी इमारतों और नागरिकों को निशाना बनाया। वीडियो के पहले हिस्से में यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रूसी सेना के हमलों को दिखाया गया। उसमें क्रमातोस के रेलवे स्टेशन, मारिपुल के थिएटर पर हुए भीषण हमलों समेत कई और इलाकों में भी हुई तबाही को दिखाया गया, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में यूक्रेन के लोगों और वहाँ की सेना के एक साथ मिलकर रूसी सेना से मुकाबले को दिखाया गया। बताया गया कि कैसे यूक्रेन के आम लोग भी रूस की सेना के खिलाफ डट कर खड़े रहे। वीडियो जारी करके जेलेंस्की ने फिर पूरी दुनिया से रूस के खिलाफ एकजुट होने और यूक्रेन की मदद करने की अपील की। तो वहीं यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ खड़ा जो फ्रांस है वो अप्रैल होते होते पुतिन की ही टीम में शामिल हो सकता है। मतलब अमेरिका का खेमा टूट सकता है और पुतिन को एक नया साथी मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन की एक पुरानी दोस्त फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव लड़ रही हैं, जो कि 24 अप्रैल को होना है। और अगर कट्टरपंथी मारीन ले पेन जीत गए तो सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप और पूरे के पूरे नेटो में उथल पुथल मच जाएगी। सत्ता और सुरक्षा के समीकरण बदल जाएंगे और फ्रांस पुतिन के हाथों की कठपुतली बन जाएगा, क्योंकि 53 साल की मारीन ले पेन पुतिन की पुरानी साथी है और उन्हें अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो फूटी आंख नहीं सुहाता, बल्कि वो तो ये वादा तक कर चुकी हैं कि राष्ट्रपति बनते ही वो फ्रांस को नेटो से अलग कर देंगी। यही वजह है कि मारीन ले पेन की फ्रांस की राष्ट्रपति पद की दावेदारी ने अमेरिका और उसकी अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन नेटो को बुखार चढ़ाया हुआ है। मतलब एक तरफ स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश रूस से बचने के लिए नेटो की पनाह में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं फ्रांस की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार ने नेटो से अलग होने का पासा फेंका हुआ है। और अगर वो फ्रांस की अगली राष्ट्रपति बन गई और फ्रांस नेटो से अलग हो गया तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि यूरोप में फ्रांस ही सबसे बड़ी सैन्य ताकत है और इस लिहाज से नेटो का बेहद अहम साथी है। बल्कि मारीन ले पेन तो रूस और यूक्रेन की जंग के भी खिलाफ हैं। अपने चुनाव प्रचार में वो फ्रांस के राष्ट्रपति और अपने विरोधी एमेनुएल मैक्रो को ये कहकर घेर रही हैं कि उनका ध्यान रूस और यूक्रेन पर ही लगा हुआ है। इतना ही नहीं, वो यूक्रेन को हथियार न देने की मांग भी उठा चुकी हैं। और तो और मारीन ले पेन रूस पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ भी खड़ी रही हैं। लेकिन वो रूस पर इतनी नरम क्यों है? तो असल में 53 साल की मारीन राइट विंग की कट्टरपंथी नेता हैं, जो कि पुतिन के करीबी हैं। इतनी करीबी कि पिछले बार फ्रांस के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ते वक्त वो पुतिन से मिलने के लिए रूस भी गई थी। बल्कि अंदर की खबरें तो ये भी हैं कि मारीन ले पेन रूस के एक बैंक से 2014 में लोन भी ले चुकी हैं। इसलिए माना जा रहा है कि अगर वो फ्रांस की राष्ट्रपति बनी तो फ्रांस का रिमोट कंट्रोल पुतिन के हाथों में आ जाएगा।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डोनबास को रूसी सेना का मुख्य निशाना बताया है। अपने भाषण में जेलेंस्की ने कहा कि डोनबास को बर्बाद करने के लिए रूस कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। За 50 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації вони показали, що саме Донбас для Росії – це головна мішень. Саме Донбас Росія хоче знищити в першу чергу. और इसी बीच पुतिन की सेना पर जंग के दौरान आम लोगों पर अत्याचार करने के आरोपों की जांच फ्रांस में शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में मौजूद फ्रांस के भी कई नागरिकों पर जुल्म ढाए, जिसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में जांच टीम जुट गई। ये टीम फ्रांस के उन नागरिकों से पूछताछ कर रही है जो हाल ही में यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से किसी तरह अपनी जान बचाकर लौटे हैं। आरोप है कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन के लोगों के साथ उन पर भी अत्याचार किए जो युद्ध अपराध के दायरे में आते हैं। बताया गया कि लोगों से पूछताछ के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले यूक्रेन में जारी कत्लेआम का मामला कई बार यूएन में उठ चुका है। वहीं बुचा नरसंहार की घटना के बाद तो संयुक्त राष्ट्र ने अपने मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर कर दिया था। किए गए एक ट्वीट में दावा किया गया कि पुतिन 10 मई को यूक्रेन में सब बर्बाद कर देंगे। ट्वीट में एक ऑडियो शेयर किया गया और दावा किया गया कि ऑडियो रूस की सेना के सिपाही का है जिसने ये सारी बातें कही। Путин сказал, что до 10 мая нихуя не сделаем, блядь, вот все нахуй с землей сравниваем, блядь. Что-то глобальные меры, блядь. Там, что говорят, блядь, вроде уже тоже такой указ